वालेकुम, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे ट्रेसपास के बारे में वापस से। कल हमने क्लास में बात की अबाउट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट जो टॉट ऑफ ट्रेसपास है वो सबसे पुराना टॉट है और वो प्रोटेक्ट करता है आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी को, पर्सनल ऑटोनॉमी को, आपकी बॉडी को या आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। आपको आपके बगैर आपकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपकी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो तीन टॉट्स थे ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर: असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट के बारे में मैंने बताया था कि असॉल्ट इज थ्रेट ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स। किसी चीज को उठा के किसी पे फेंकना, किसी को इशारे करना मारने का, या किसी के सामने बंदूक निकाल देना, ये सब असॉल्ट है। डराना बेसिकली। असॉल्ट में टचिंग नहीं होती। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कल मैंने डिस्कस की कि एक्ट होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, और दूसरा वो दूसरे को इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स की थ्रेट में डाल दें। फिर बात करते हैं बैटरी की। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी, आज हम बात करेंगे कि बैटरी है क्या। दी जो आपका टॉट ऑफ बैटरी है बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा सा भी है, और इसकी डेफिनेशन कॉलिंस वर्सेस विलकॉक में आती है। जो डेफिनेशन है वो ये है: द एक्चुअल इन्फ्लिक्शन, ये एक्चुअल इन्फ्लिक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब है अनलॉफुल फोर्स अप्लाई होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ अनलॉफुल फोर्स इसके अंदर। विदाउट कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। सो वी नीड अ टच, लीस्ट टचिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जिसको मैं कह रहा हूँ, और वो अनलॉफुल होनी चाहिए, और वो दूसरे के कंसेंट के बगैर होनी चाहिए। नो कितना सा टच बैटरी बना देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तीन एलिमेंट्स है: फोर्स डायरेक्टली आपके ऊपर अप्लाई करे, और आपकी इंटेंशन हो कि आप अप्लाई करना चाह रहे हो। याद रखें कि एक्शनेबल पर से टॉट्स हैं, और ये टॉट्स बेसिकली इंटेंशनल टॉट्स हैं। इंटेंशनल टॉट्स से मतलब है गलती से बैटरी अगर हो जाएगी तो वो बैटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेग्लिजेंटली बैटरी हो रही तो बैटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक द केस ऑफ ली टांग वर्सेस कूपर। डिफेंडेंट ने जो क्लेमेंट है वो पार्किंग लॉट के अंदर सो रहा था, और डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंटली गाड़ी के टायर उसकी टांगों के ऊपर से चढ़ा दिए। नाउ देयर इज अ फोर्स एंड देयर इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन, बट it was not with intent. Now, because it was not with intent, the case of battery failed. It was a case of negligence. Negligence में वो केस जा सकता है, पर वो बैटरी नहीं है, क्योंकि बैटरी इंटेंशनल होती है। इसके अलावा Livingstone versus Ministry of Defense is a very important case because this case states that intention can be transferred. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंशन, फॉर एग्जांपल, मेरे सामने अब्बास खड़ा हुआ है, अब्बास के ऊपर मैं बंदूक चलाता हूँ, या अब्बास के ऊपर मैं एक कप उठा के फेंकता हूँ। अब्बास साइड पे हो जाता है और वो किसी और बंदे को जाके लग जाती है। ना जैसे ही वो किसी और बंदे को जाके लगी है, उस बंदे पे फोर्स अप्लाई हुई है डायरेक्टली, पर उस बंदे के लिए इंटेंशन नहीं थी मेरी। मेरी तो इंटेंशन अब्बास को मारने की थी। बट अगर आप एक बंदे के लिए इंटेंशन फॉर्म करते हो बैटरी की, पर अप्लाई किसी और के ऊपर फोर्स हो रही होती, तो लिविंगस्टोन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहता है कि वो इंटेंशन ट्रांसफर हो जाती है। हेंस इसका रूल क्या है कि इफ यू इंटेंड टू कॉज बैटरी ऑन वन पर्सन, बट द बैटरी इज कमिटेड ऑन अनदर पर्सन, देन द इंटेंशन इज आल्सो ट्रांसफर्ड, और आप बैटरी के लिए गिल्टी होंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बैटरी के अंदर की जाती है कि फोर्स जो लगानी है वो फोर्स किस नेचर की होनी चाहिए। क्या एक हल्की सी उंगली लगना भी बैटरी हो जाती है, या क्या आपको जोर लगाना पड़ेगा। नाउ कोर्ट्स ने विल्सन वर्सेस प्रिंगल्स के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी ऑफ अ हॉस्टाइल नेचर। हॉस्टिलिटी होनी चाहिए। हॉस्टिलिटी का मतलब एंगर, एंग्विश। इस तरह से किसी को अगर आप टच करते हो या फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बैटरी होता है। हाउएवर ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इसको डिफाइन कर दिया री एफ ने, एफ वर्सेस वेस्ट बर्कशायर हेल्थ अथॉरिटी ने, और इसने हमें बताया है कि द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट हैव टू बी हॉस्टाइल।
उसको एंगर या कोई वेंजेंस के अंदर या बदला लेने के अंदर या गुस्से से या जोर लगाने के ऊपर उसका नेचर नहीं है। एक हल्का सा टच भी बैटरी हो सकता है। कोर्स ने ये डिस्कस किया कि अगर हम हॉस्टाइल नेचर कहते हैं कि एंगर, एंग्विश, इस तरह की वेंजेंस, इस तरह का नेचर हो आपका एक्ट का, तब वो बैटरी बनता है। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर आपकी इजाजत के बगैर आपको अगर टीका लगा देता है तो वो तो बैटरी नहीं बनेगा, क्योंकि वो हॉस्टाइल नेचर का तो नहीं है, वो एंगर के अंदर तो नहीं है, एंग्विश में तो नहीं है, बट वो आपकी इजाजत के बगैर आपको टच तो किया जा रहा है। अगर हम ये डेफिनेशन लें हॉस्टिलिटी की, तो फिर डॉक्टर्स के जो एक्ट्स होते हैं जो आपकी इजाजत के बगैर है, वो फिर बैटरी नहीं बनेंगे। बट क्योंकि आज हमारे पास एक बेहतर डेफिनेशन है, तो ये डॉक्टर्स के एक्ट्स हो गए, ये सब भी बैटरी के जुमरे में आती है अगर आपकी इजाजत के बगैर आपको कोई ट्रीट कर रहा है। सो इसीलिए आपकी इजाजत के बगैर आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता, अनलेस कि ऑब्वियसली आप उस सिचुएशन के अंदर हो जहां आप इजाजत दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यू आर डाइंग, तो डॉक्टर को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, और डॉक्टर डिफेंस लेगा नेसेसिटी का। क्योंकि बैटरी में डिफेंसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे टच करते हो, मैं आगे से आपको मुक्का मारता हूँ, मैंने बैटरी नहीं कमिट की बिकॉज आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस, आपने मुझे पहले टच किया था। इसी तरह मैं अगर आपका इलाज कर देता हूँ आपसे पूछे बगैर बिकॉज यूर डाइंग, तो मुझे आपको दवाई देनी पड़ी, या आपको इंजेक्शन लगाना पड़ा, या आपका ऑपरेशन करना पड़ा, आई कैन टेक, मैंने बैटरी कमिट की है, और आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। सो विल्सन वर्सेस प्रिंगल्स और री एफ ने बाद में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने डेफिनेशन दी है हॉस्टिलिटी की, दैट एनी टच विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन डे टू डे लाइफ और इन योर एवरीडे लाइफ, दैट इज बैटरी। वो टच जो रीजनेबली एवरीडे लाइफ के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो चीज बैटरी है। इसकी बेहतर डेफिनेशन आर वर्सेस ब्राउन भी देता है। ब्राउन कहता है कि जहां ऐसा टच किया जा रहा है जो कंसेंटेड नहीं है, सो एनी टच विच इज नॉन कंसेंटेड amounts to force for the reasons for the reason of battery। ये इसका रूल हो जाता है आर वर्सेस ब्राउन का, और री एफ का, दोनों यही बात कर रहे हैं कि अब कोई भी टच, इसको एंगर वगैरह में होना जरूरी, एनी टच विच इज नॉट कंसेंटेड इज बैटरी। यहाँ पे ये इसकी मैं थोड़ी सी इवैल्यूएशन लिखी हुई, आप इसको जरूर रीड करें। लिखा है, इनिशियली इन बैटरी द डिफेंडेंट हैड टू एक्ट hostilely. This limited the effectiveness of the tort because there are action that amounts to unlawful touching but could not be batteries because of lack of hostility. For example, medical situations जैसे मैंने बात की है। Moreover, the difficulties in interpreting hostility can create and has created some confusion and this deterred people from bringing a claim. इसीलिए अब डेफिनेशन हमें री एफ आर वर्सेस ब्राउन में एक बेहतर मिल जाती है जो ज्यादा सिचुएशंस को कवर भी करती है। लॉर्ड जॉनसीज की जजमेंट के अंदर वो कह रहा था कि if there is an evidence of lack of consent then वो hostile nature automatically है। ये बैटरी की रिक्वायरमेंट्स है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डायरेक्ट फोर्स लगनी चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट इज इंटरप्रेटेड वेरी वाइडली। स्कॉट वर्सेस शेपर्ड का केस है हमारे पास। इसका क्या मतलब है? अगर ये मग उठा के ये कप उठा के अगर मैं आपके ऊपर फेंकता हूँ तो आप कहोगे ये सर डायरेक्ट फोर्स लगी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने एक बंदूक चलाई और गोली आके आपको लगी, आपको कि सर ये डायरेक्ट फोर्स आपने मुझ पे डायरेक्ट फोर्स लगाई। ये सब तो ऑब्वियसली बैटरी बनता है। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल पेट खोदी, खड्डा खोदा है, और उसमें एक बच्चा आके गिर जाता है, और मैंने खोदा ही इसलिए था ताकि इसके अंदर कोई आके गिरे और मुझे मजा आए। मैं एक एज ए जोक करना चाह रहा हूँ। इसमें आके बंदा गिर गया और उसकी टांग टूटी है, या उसको टांग में लगी है, या उसको कोई भी हार्म नहीं आया बट वो गिर गया है, तो क्या वो जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसकी बॉडी पे पड़ी है, क्या वो डायरेक्ट है? ना, मोस्ट ऑफ यू वुड से सर वो डायरेक्ट नहीं है। बट स्कॉट वर्सेस शेपर्ड कहता है कि हर चीज डायरेक्ट है।
उसके अंदर शॉर्ट वर्सेस शेपर्ड के फैक्ट्स आप देखेंगे, आप आर वर्सेस मार्टिन के फैक्ट्स देख सकते हैं, मैं भी डिस्कस करता हूँ। आप इसमें डीपीपी वर्सेस खान के फैक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बात के लिए। मार्टिन और खान के फैक्ट्स में बता देता हूँ कि कोर्ट्स ने कितना वाइडली इंटरप्रेट किया है कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब नहीं कि डायरेक्ट हाथ लगे तभी वो बैटरी है, या डायरेक्ट एक लड़का दूसरी लड़की को किस कर रहा है विदाउट कंसेंट तो वो वही डायरेक्ट है। नहीं, डायरेक्टनेस का मतलब बेसिकली कॉज करना है। डायरेक्ट मीन्स, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्ट मीन्स टू कॉज। तो अब ये अगर मैं लफ्ज इसका मतलब निकालता हूँ कि डायरेक्ट का मतलब कॉज करना है, तो ये काफी वाइड हो जाता है और ज्यादा सिचुएशन को कवर करता है। ये जो इवन अगर पिट में अगर मैं आपसे पूछूं जो बंदा गिरा है क्या वो मेरी वजह से गिरा, तो आप कहोगे हाँ जी आपकी वजह से ही गिरा है। तो वही है डायरेक्टनेस का मतलब, मेरी वजह ही इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टनेस। आरबीएस मार्टिन के अंदर एक बंदा एक थिएटर के अंदर गया और उसने कुंडी लगा दी अंदर जाके, और काफी ज्यादा लोग थिएटर में बैठे थे, और उसने जोर जोर से आवाजें लगाई, फायर फायर फायर। Everyone started running towards the exit, and exit was obviously locked by Martin. वो एज अ प्रैक्टिकल जोक की हरकतें कर रहा था। व्हाट हैपेंड वाज कि जो लोग भागे सारे थिएटर के एग्जिट के ऊपर, एक स्टैम्पीड क्रिएट हो गया, लोगों के ऊपर दूसरे लोग चढ़ गए, किसी का पाँव दूसरे के मुंह पे जा रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है, एक स्टैम्पीड क्रिएट हो गया क्योंकि सबको बाहर निकलना था। अब बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो मार्टिन ने डायरेक्टली कॉज की है, क्या मार्टिन ने डायरेक्ट फोर्स अप्लाई की, तो आप कहोगे नहीं, डायरेक्ट नहीं की, इनडायरेक्ट की है। बट सवाल मैंने अगेन बता दिया, डायरेक्ट का मतलब है टू कॉज। तो अब आपसे मैं पूछूं कि डिड मार्टिन कॉज दैट, यू विल से यस। हेंस वी कैन से मार्टिन डायरेक्टली अप्लाइड द फोर्स, बिकॉज द वर्ड ऑफ डायरेक्ट इज इंटरप्रेटेड वेरी वाइडली। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, डीपीपी वर्सेस खान। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ना लिख देता हूँ थिएटर, ताकि आपको ये याद रहे। और यहाँ पे मैं वॉशरूम एसिड स्कूल बॉय ये लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक बच्चा था जिसने अगेन एज अ प्रैक्टिकल जोक अपने स्कूल के जो हैंड ड्रायर होता है उस हैंड ड्रायर के अंदर उसने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया कि बाकी बच्चे आए तो उनके हाथ जले जब वो अपने हाथ इसके ऊपर ड्राई करें। वही हुआ, बच्चे आए, उन्होंने हैंड ड्रायर यूज किया और उनके हाथ जल गए बिकॉज उसके अंदर उसने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। Now, again, the question was, did Khan directly applied the force on the kid's hands? And we would say no. But direct means to cause. And the court said, yes, it was direct because direct means cause. Did the did Khan cause the application of force on the kid's hand? And you would say yes. So direct is interpreted very widely. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देखना इसके अंदर। आखिरी हमारा जो टॉट है वो है अंडर ट्रेसपास टू पर्सन, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नो, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टॉट ये नहीं है कि भाई किसी को गलती से जेल में बंद कर दिया है या किसी को अनलॉफुली जेल में बंद कर दिया, उसकी सजा बनती नहीं थी। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जहां कोई बंदा, जहां डिफेंडेंट क्लेमेंट की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बैन कर दे विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है कि बैन होना चाहिए ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड दैट मस्ट बी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। कोई लॉफुल रीजन ना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और किसी पुलिस ने आके आपको हथकड़ी लगाई है और आपको खींच के गाड़ी में डाल दिया, तो आपकी रिस्ट्रिक्शन लग गई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, बट दैट इज नॉट अ विदाउट अ लॉफुल रीजन, दैट इज विद अ लॉफुल रीजन। तो ये दो चीजें चाहिए, हमें बैन चाहिए, बैन ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और वो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सो द एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट आर, दे मस्ट बी इन इम्प्रिजनमेंट एंड इट इज अनलॉफुल। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बैन होना, हो गया आपका। दो चीजें चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बैन हो जाए कंप्लीटली, नॉट पार्शियली,
टोटल बैन होना चाहिए। मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दी कि अगर दूसरा रास्ता है आपका निकलने का, मैंने आपको एक कमरे में बंद किया और एक दरवाजा बंद किया, दूसरा दरवाजा खुला हुआ है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, तो दैट इज नॉट imprisonment because that is partial restriction on your freedom of movement. The restriction must be total. एग्जाम्पल ये दे देता हूँ, वॉकर वर्सेस कमीशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस। द केस ऑफ वॉकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकर कह रहा है दैट द क्लेमेंट, इसके फैक्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। The claimant was held in a narrow doorway by a police officer for few seconds before he was lawfully arrested. The court allowed a claim for false imprisonment, but since it was a very short time and does no real damage, only nominal damages were awarded. False imprisonment can take place outdoor as well. ये केस इंपॉर्टेंटली हमें ये समझाता है कि अगर 2 सेकंड के लिए भी किसी ने आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बैन किया है तो केस आ सकता है, बिकॉज दीज आर एक्शनेबल पर से टॉट्स। इसके में कोई डैमेज तो नहीं शो करना आपने कि भाई नहीं इससे मेरा ये हो गया। देयर इज नो नीड टू प्रूव एनी डैमेज, देयर इज नो नीड टू प्रूव एनी हार्म। एज सून एज यू टोटल, देयर इज अ टोटल बैन ऑन योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप जा रहे हो और किसी ने हाथ रख दिया और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसने आपने जैसे ही हाथ रखा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट होगी इफ दैट इज विदाउट अ लॉफुल रीजन। नाउ द केस ऑफ ऑस्टिन। ऑस्टिन से पहले मैं बर्ड वर्सेस जोन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि हाउ वी वांट टोटल रिस्ट्रिक्शन एंड नॉट पार्शियल। लिख देता हूं टोटल बैन नॉट पार्शियल। इस केस के अंदर जो डिफेंडेंट था उसने रिफ्यूज कर दिया क्लेमेंट को कि तुम यहां से पास नहीं हो सकते क्योंकि आगे एक एक फंक्शन हो रहा है। तो वो सारे इनक्लोज किया हुआ था पुलिस ने और डिफेंडेंट ने। तो उसने कहा कि सॉरी आप यहाँ से वॉक करके नहीं जा सकते, हमने एक ऑल्टरनेट रूट बनाया हुआ है, वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है। उसने रिफ्यूज किया, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा दूसरे रूट से, मैंने इधर से ही जाना है। The court said this was not false imprisonment because this was only a partial ban on your freedom of movement. जो बैन है वो टोटल होना चाहिए। So since an alternate route was available, they were not liable for false imprisonment. This would probably not apply with the only other route was dangerous in some other way. जहां पे एक दूसरा रूट अवेलेबल है बट वो बहुत डेंजरस है, वहां पे टोटल बैन ही माना जाएगा इसको। ऑल्टरनेट रूट का मतलब ये है कि वो एक रीजनेबल रूट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे वॉशरूम में लेट सपोज कोई बच्चा वॉशरूम यूज करने आता है और मैंने बाहर से कुंडी लगा दी कि इसको नहीं निकलने देना, बट उस वॉशरूम के अंदर एक 4x4 छोटी सी खिड़की है जिसके अंदर अगर बहुत कोई फ्लेक्सिबल आदमी है तो चढ़ के निकल सकता है। क्या मैं उसको टोटल बैन कहूंगा या पार्शियल बैन कहूंगा? इट विल स्टिल बी टोटल बैन बिकॉज इट्स खिड़की से निकलना इज नॉट ए रीजनेबल रूट। इसी तरह का कोई डेंजरस दूसरा रूट अवेलेबल है तब भी उसको टोटल बैन ही माना जाएगा। जब ऑल्टरनेट रूट एक रीजनेबल रूट है तब जाके वो टोटल बैन माना जाता है। इसके अलावा लेट्स देखते हैं कि ये जो रीजन है विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, इसका क्या मतलब है। अच्छा, आपके ऊपर जो बैन लगाया हुआ है वो किसी रीजन की वजह से अगर है तब वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल रॉबिन्सन वर्सेस बैलमैन का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड मीरिंग वर्सेस ग्रेहम का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं रॉबिन्सन के केस को देख लूं। रॉबिन्सन के अंदर जो डिफेंडेंट था वो एक पार्क को रन करता था और उस पार्क के अंदर आने की कोई फीस नहीं थी, बट अगर उस पार्क के अंदर अगर आपने बोट इस्तेमाल नहीं की किसी और जगह जाने के लिए तो इसका मतलब वापस निकलने में आपको एक एग्जिट फीस पे करनी पड़ेगी। वापस मैं थोड़ा सा समझा दूं। इफ यू एंटर इनटू दैट प्रेमिसेस दैट पार्क, नो फीस इज देयर इफ यू यूज दैट बोट इनसाइड दैट पार्क टू गो टू अनदर प्लेस। आप उधर बोट इस्तेमाल करते हो कहीं और जाने के लिए तो आपको अंदर आने के लिए कोई पैसे नहीं देने, पर अगर आप बोट यूज किए बगैर वहीं से वापस निकलते हो बाहर तो एग्जिट पे आपको फीस देनी है। ये जो क्लेमेंट था रॉबिन्सन, ये अंदर आया और इसने 20 मिनट बोट का इंतजार किया पर बोट लेट हो गई। इसने कहा कि मैं वापस जाऊंगा, मुझे नहीं जाना अब आगे। वापस जाते हुए इससे एग्जिट फीस मांगी तो इसने कहा कि जो डिफेंडेंट था बैलमिन फेरी कोस,
इन्होंने कहा कि सॉरी सर, वी कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउटसाइड अनलेस यू पे अस अ मिनिमम फीस, 1 पाउंड फीस थी उसकी, बहुत छोटा सा चार्ज उससे लिया जा रहा था निकलने के लिए। अब जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक वो चार्ज नहीं देगा मिनिमल जो फीस है, तो वो बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब है टोटल बैन लगा हुआ है उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। बट विद, is it with a lawful justification or without a lawful justification? The court said this was with a lawful justification because अगर कोई reasonable condition रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, if any reasonable condition is attached, then it is not unlawful. कोर्ट ने कहा कि 1 पाउंड की फीस वापस निकलने पे एक रीजनेबल कंडीशन थी, हेंस ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा। सो अनलॉफुली अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, बहुत पैसे मांगे जा रहे हैं कि भाई इतने पैसे दोगे तभी निकलने देंगे, दैट इज ऑब्वियसली फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बट एक रीजनेबल कंडीशन लगाई हुई है तो वो उसमें कोई मसला नहीं है। लेट्स ऑल्सो लुक एट मीरिंग वर्सेस ग्रेहम। मीरिंग वर्सेस ग्रेहम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सवाल खड़ा होता है, डज द क्लेमेंट need to know that he is being imprisoned? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्लेमेंट है, क्या उसको पता होना चाहिए कि उसको बंद कर दिया गया है? एग्जाम्पल देता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल इस कमरे के अंदर बैठा हूँ, बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी है ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं, बट आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मुझे क्या पता बाहर किसी ने कुंडी लगाई है, मैंने बाहर जाने की कोशिश भी नहीं की। तो मैं तो अंदर ही बैठा हूँ, 2-3 घंटे तक कुंडी लगी रही है, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे, या लोग चाह रहे थे कि मैं 2-3 घंटे तक बाहर ना निकलूं। मैंने ट्राई भी नहीं किया बाहर जाने की। मैं जिस टाइम पे खोल के बाहर जाता हूँ तो वो खुला हुआ होता है और मैं चुपचाप बाहर निकल जाता हूँ। द क्वेश्चन इज, क्या मेरी फ्रीडम ऑफ, क्या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हुई है? मीरिंग वर्सेस ग्रेहम कहता है यस, कमिट हुई है ना। आपको ये अजीब सी बात लगेगी, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, डज द क्लेमेंट नीड टू नो दैट ही इज बीइंग इम्प्रिजन्ड? द आंसर इज नो। मेरी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टॉट है, और ये एक्शनेबल पर से टॉट है, तो इसके लिए कोई हार्म भी नहीं प्रूव करना, क्योंकि हार्म प्रूव ही नहीं करना, तो चाहे मुझे पता हो ना पता हो, डजेंट मैटर। एज लॉन्ग एज मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे बैन लगा था, मेरी इकोनॉमी पे किसी ने हमला किया है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हो रही है। सो आई एम नॉट अवेयर वेदर आई एम बीइंग इम्प्रिजन्ड और नॉट। और मैं जिस टाइम पे मैं बाहर निकला हूँ, तो कुंडी नहीं लगी हुई थी और मैं तो इजीली बाहर निकल गया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे फॉल्सली इम्प्रिजन किया जा रहा था। पर अगर वो चीज विदाउट लॉफुल रीजन था, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। आई डोंट हैव टू नो दैट आई वाज बीइंग इम्प्रिजन्ड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा इकबाल वर्सेस प्रिजन ऑफिसर, आर वर्सेस गवर्नर। इकबाल वर्सेस प्रिजनर भी यही बात करता है जो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई, मीरिंग वर्सेस ग्रेहम के अंदर। एक चीज आप याद रखिएगा, इकबाल के अंदर भी और आर वर्सेस गवर्नर के अंदर भी ये दोनों बातें की गई है कि अगर आपको लॉफुल रीजन की वजह से जेल के अंदर रखा गया है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है इकबाल वर्सेस प्रिजन में, थोड़ा सा इसको आपके साथ डिस्कस कर दूं। द कोर्ट सजेस्टेड दैट लायबिलिटी वुड नॉट अप्लाई विद द इम्प्रिजनमेंट वाज कॉज्ड बाय एन ओमिशन टू एक्ट। बैटरी ओमिशन से नहीं कमिट होती, एक्ट करने से कमिट होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बंद करूं, तभी जाके फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट होगी। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कुछ ना करने से कमिट नहीं होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो पुलिस थी, इन्होंने कुछ लोगों को क्या कहते हैं, उनको जेल में डाला गया था। They were under custody, they were in jails. As the police was on strike, the prisoner was locked in his cell all day rather than being allowed in the common areas for a few hours. Now, उसको जेल में डाला लॉफुली था, बट पुलिस स्ट्राइक पे थी, और जिस टाइम पे उनका टाइम होता है कि वो बाहर निकल सकते हैं, कॉमन एरियाज के अंदर जा सकते हैं, फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, खुली हवा ले सकते हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, दे ओमिटेड और दे फेल्ड टू लॉक हिम आउट ऑफ द सेल। द क्वेश्चन वाज कि क्या पुलिस ने एक्ट ना करके फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट किए? कोर्ट्स ने कहा कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कुछ ना करके कमिट नहीं हो सकती, यू नीड टू डू समथिंग टू कमिट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, जिसकी वजह से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा नहीं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कुछ ना करने से कमिट नहीं हो सकता, कुछ करने से कमिट होगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है। इसके बाद
कुछ डिफेंसेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस कंसेंट का है जो थोड़ा सा लेंथी है, तो आई विल ट्राई कि कल इसको मैं देखूं एंड इसके बाद हम कल ही इंशाल्लाह ट्रेसपास टू लैंड का जो टॉट है उसको भी डिस्कस करके ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। आई सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर।